आज हम मैथ्स की पैडागोजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये टॉपिक में से भी पास्ट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटा है, हमको बस समझना है, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। अगर हम इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो हम इस टॉपिक में से आने वाले सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब क्या है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि वो लैंग्वेज जिससे दो लोग जो कि मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वो अपने मैथमेटिकल आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, ये आदमी कुछ कहना चाह रहा है और ये आदमी भी कुछ कहना चाह रहा है, तो ये दोनों लोग जो मैथमेटिक्स जानते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे अनुभवी लोग हैं, वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को यूज करके अपने आइडियाज को कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसी को हम लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है कि बस मैथमेटिक्स की लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हमें मैथमेटिकल आइडियाज को एक दूसरे तक पहुंचाने में हेल्प करती है। चलिए पढ़ते हैं वोकैबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में कि वोकैबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं या इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है सिंबल्स। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो तो इंग्लिश से लिए गए हैं, या फिर कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये किसी भी और लैंग्वेज में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंबल सिर्फ मैथमेटिक्स में ही एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स की वोकैबुलरी में ही एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में उनका कुछ और मीनिंग हो जाता है। जैसे कि आप फैक्टर लीजिए। फैक्टर को अगर हम इंग्लिश में देखें तो फैक्टर होता है कि किस वजह से, कि व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू बीजेपी विनिंग 2013 इलेक्शन, कि किन कारणों की वजह से बीजेपी ने 2013 का इलेक्शन जीता। तो बेसिकली फैक्टर का वहां मतलब होता है कारण, कि क्या वजह थी, कारण था। लेकिन मैथमेटिक्स में फैक्टर्स क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में फैक्टर्स होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 4, क्योंकि ये सारे 4 को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही 8 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 4, 8। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इनको फैक्टर्स कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में फैक्टर का मीनिंग मैंने आपको बताया होता है किसी चीज की वजह या किसी चीज का कारण। ऐसे ही दूसरा वर्ड है टर्म। टर्म का भी इंग्लिश में बहुत डिफरेंट मीनिंग है। टर्म का इंग्लिश में मीनिंग होता है मतलब कितने दिन। ठीक है, कितनी ड्यूरेशन। जैसे कि हम बोलते हैं कि संजय दत्त को जो जेल हुई है, वो संजय दत्त को जो जेल हुई है उसकी टर्म 1 साल है, मतलब उसकी ड्यूरेशन कि कितने दिन तक है, कितने सालों तक है। ठीक है, तो इंग्लिश में टर्म का मतलब होता है ड्यूरेशन, या फिर जैसे आपने जो लोन लिया है वो कितनी टर्म का है, मतलब कितने सालों का है। लेकिन मैथ्स में टर्म का मतलब चेंज हो जाता है। मैथ्स में हम जैसे 1, 2, 3, 4 इन सबको टर्म्स कहने लग जाते हैं। तो मैथमेटिक्स की जो वोकैबुलरी है उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में डिफरेंट मीनिंग है और मैथमेटिक्स में डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको फैक्टर और टर्म के केस में समझाया। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी हैं। तो लेकिन हमें ऐसे कुछ वर्ड्स को रट्टा नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि मैथमेटिक्स की जो वोकैबुलरी है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में अलग मीनिंग रखते हैं। अब मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं कि जो बाकी लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट नहीं करते, खास करके जैसे इंग्लिश में ये वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, टेंसर, फ्रैक्टल, फंक्टर। ठीक है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स के ही वर्ड्स हैं और मैथमेटिक्स में ही यूज किए जाते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी और लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ मैथमेटिक्स में ही यूज होते हैं, मैथमेटिक्स ने ही उन वर्ड्स को बनाया है। अब वोकैबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स में डायग्राम्स एंड शेप्स भी आती हैं। डायग्राम्स के बारे में तो हम जानते ही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्कल की डायग्राम है और उसमें कुछ ये कॉर्ड्स या ट्रायंगल्स बनाए गए हैं, जिससे इस डायग्राम के थ्रू बच्चों को सर्कल का और उसके इंटरनल कॉर्ड्स के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ वोकैबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स के अंडर शेप्स भी आती हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे 2D और 3D शेप्स हैं उनके बारे में समझना पड़ता है कि स्क्वायर, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं तो हमें शेप्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे ही
इन डायग्राम्स का भी हमें यूज करना समझना बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके ज्योमेट्री में, क्योंकि इनके बिना हम उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। फिर अनडिफाइंड टर्म्स। मैथमेटिक्स में कुछ अनडिफाइंड टर्म्स भी हैं जो यूज की जाती हैं, जैसे कि पॉइंट, लाइन, प्लेन। इनको अनडिफाइंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉर्मली ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी हम इनको मैथमेटिक्स को समझते हुए, मैथमेटिक्स को याद करते हुए, मैथमेटिक्स को अपनी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हुए हर जगह हम इन टर्म्स को यूज करेंगे। तो ये अनडिफाइंड है, लेकिन फिर भी इनका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। मैनुपुलेटिव्स। वोकैबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स में लास्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैनुपुलेटिव्स। मैनुपुलेटिव्स का मतलब क्या है? मैनुपुलेटिव्स का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट्स जिनको बच्चा टच करके, फील करके मैथमेटिक्स के बारे में सीख सके। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बच्चा इन ब्लॉक्स को यूज करके फ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझ रहा है कि ये जो एक है ये होल है, ये हाफ हाफ है, ये 1/4 है, ये 1/8 है, ये 3/4 है। ऐसे ब्लॉक्स को यूज करके वो बच्चा फ्रैक्शन के कंसेप्ट के बारे में समझ रहा है। जब इन ब्लॉक्स को यूज करके बच्चा सीखेगा तो वो ब्लॉक्स को टच कर पाएगा, फील कर पाएगा। इसी चीज को हम मैनिपुलेटिव्स कहते हैं, जहां पे बच्चा किसी भी कंक्रीट चीज को, मतलब ऐसी चीज को जिसको बच्चा टच या फील कर सके, उसको यूज करके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को सीखता है, तो हम कहते हैं कि बच्चा मैनिपुलेटिव्स को यूज कर रहा है। वैसे ओवरऑल मैनिपुलेटिव्स का क्या यूज होता है? देखिए, जब भी आप बच्चे को एक कंसेप्ट समझाते हैं तो वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहली होती है कंक्रीट, दूसरी होती है रिप्रेजेंटेशनल और तीसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब है अगर आपको बच्चे को प्लस का कंसेप्ट समझाना है कि एडिशन कैसे करते हैं, तो जैसे आप उसको 4 ब्लॉक्स दे देंगे, ये 5 ब्लॉक्स दे देंगे और इनको इकट्ठा करके कहेंगे कि 9 ब्लॉक्स हो गए, तो 4 + 5 9। यहां पे आप कंक्रीट मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं क्योंकि आप बच्चे को ऐसी चीजें दे रहे हैं जिनको वो टच या फील कर सकता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशनल आ जाता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि हम छोटी क्लासेस में ऐसे लाइनें मार के सीखते हैं कि 1 2 3, फिर ऐसे कट कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशनल टेक्निक है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको बच्चे को एडिशन के कंसेप्ट के बारे में समझाना है तो आप रिप्रेजेंटेशनल कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे आपने बच्चे को ये ब्लॉक्स ना दिए, बल्कि उसको ब्लॉक्स ड्रॉ करने के लिए कहा कि बच्चे ने ये 4 ब्लॉक्स ड्रॉ कर लिए, ये 5 ब्लॉक्स ड्रॉ कर लिए और इनका टोटल सम करके देखा तो 9 ब्लॉक्स बन गए। तो यहां पे आप बच्चे को कुछ कंक्रीट ब्लॉक्स नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी उसको समझाने के लिए आप उसको कह रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेशनल बॉक्स बनाए, या आप वो रिप्रेजेंटेशनल बॉक्स उसको समझाने के लिए बना दें। बात एक ही है, लेकिन क्रक्स ये है कि कंक्रीट की जगह यहां पे रिप्रेजेंटेशनल ब्लॉक्स का यूज किया जाएगा और बच्चे को इन रिप्रेजेंटेशनल ब्लॉक्स का यूज करके समझाया जाएगा। थर्ड और आखिरी स्टेज आ जाती है अब्स्ट्रैक्ट, जिसमें कुछ भी कंक्रीट या रिप्रेजेंटेशनल नहीं दिया जाता, बस 4 + 5 लिख दिया जाता है और बच्चा ये समझ लेता है कि 4 + 5 = 9। तो हर बच्चा मैथमेटिक्स सीखते सीखते इन तीनों स्टेजेस से गुजरता है, पहली कंक्रीट, दूसरी रिप्रेजेंटेशनल और तीसरी अब्स्ट्रैक्ट। और कंक्रीट स्टेज में बेसिकली बच्चा मैनिपुलेटिव्स का यूज करता है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन मैथमेटिक्स इज डिफाइंड? कि इनमें से कौन सी टर्म मैथमेटिक्स में डिफाइंड है? पहला है पॉइंट, दूसरा है लाइन, तीसरा है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चौथा है प्लेन। मैंने आपको अभी बताया था कि मैथमेटिक्स की वोकैबुलरी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनडिफाइंड है, और वो है जैसे कि पॉइंट, लाइन और प्लेन। तो सिर्फ तीसरी ऑप्शन डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरली ऐसा ऐसा बचता है जो हमें पता नहीं है कि ये डिफाइंड है या अनडिफाइंड है, लेकिन हमें श्योर है कि 1 2 और 4 अनडिफाइंड है। तो इसीलिए आपको इसका आंसर 3 ही मार्क करना होगा, और ये सही है क्योंकि मैथमेटिक्स में डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो डिफाइंड है, लेकिन पॉइंट, लाइन और प्लेन डिफाइंड नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि ठीक है, हमने मैथमेटिक्स की वोकैबुलरी के बारे में तो जान लिया कि वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, मैनिपुलेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, सिंबल्स क्या होते हैं, ये सब आपने जान लिया। लेकिन अब एक अच्छी मैथमेटिक्स बुक में क्या होना चाहिए, मतलब क्या लैंग्वेज होनी चाहिए कि वो मैथमेटिक्स की जो बुक है वो एक अच्छी टेक्स्ट बुक हो। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स की वो बुक अच्छी होती है जिसमें बहुत सारे थ्योरम्स हो, प्रूफ्स हो, ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि कोई भी चीज कैसे डिराइव हुई है, कैसे प्रूव हुई है।
या बहुत लोग कहते हैं कि बुक्स में बहुत सारे डायग्राम्स होने चाहिए क्योंकि पिक्चर्स को देखकर लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। या लोग कहते हैं कि बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लैरिटी हो जाती है कि जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। नो डाउट ये तीनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये है कि आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको चीजों को एक्सप्लोर करने पे मजबूर करें, मोटिवेट करें और आप में क्रिएटिव क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए जनरली हमें क्लास में क्या दे दिया जाता है कि दो इक्वेशंस दे दी जाती हैं एक्स और वाई में, और बोला जाता है कि एक्स और वाई निकालिए। वो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। आपको एक तरीका सिखा दिया जाता है और आप भी उस तरीके को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही मैकेनिकल सा प्रोसेस बन जाता है कि ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया, ये मेथड लगाया और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इससे आप में कोई क्रिएटिव थिंकिंग प्रमोट नहीं हो रही है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में बेसिकली वो कह रहा है कि आप y को ढूंढिए, और y को ढूंढने के लिए आपको ये इतनी सारी इक्वेशंस दे दी गई हैं, और साथ में ये भी कहा गया है कि y को ढूंढने के लिए सिर्फ वो इक्वेशंस यूज कीजिए जिनकी जरूरत है। अब कोई भी नॉर्मल बच्चा जो कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेता है, ऐसा क्वेश्चन देखकर एकदम घबरा जाएगा कि कैसे सॉल्व करे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। अब y कहाँ है? y यहाँ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 8m माइनस सी इक्वल टू वाई, मतलब आपको m और c की वैल्यू चाहिए, और अगर ये मिल जाए तो आप y निकाल लेंगे। अब m की वैल्यू कहाँ है? m की वैल्यू आपको यहां से मिल सकती है 5z माइनस 11 इक्वल टू m, और c की वैल्यू भी यहां से मिल सकती है 2c माइनस n इक्वल टू z। तो m और c की वैल्यू निकालने के लिए आपको z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। z की वैल्यू कहां से मिल सकती है? आपको यहां से क्लियरली आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। z की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी यहां से, ठीक है। और आप z की वैल्यू को जब यहां पे पुट करेंगे तो आप m और c की वैल्यू निकाल लेंगे, और m और c की वैल्यू निकाल के आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये चारों इक्वेशंस को ही यूज करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाली इक्वेशंस की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। सबसे पहले तो आपको ये सिखाता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए कि आपको करना क्या है, और वो चीज करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बस ठीक है सारी इक्वेशंस को उठा के आप सॉल्व करने लग गए और करते करते आपको पता चला कि आपका तो तरीका ही गलत है। ऐसा नहीं, पहले हमें आराम से ये देखना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या मेथोडोलॉजी अपनानी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली हमें एक्सप्लोरेशन और क्रिएटिव थिंकिंग प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो टेक्स्ट बुक में हमारी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए जो हमें क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करें। चलिए अब एक और चीज देखते हैं जो कि आपकी मैथमेटिक्स की बुक में होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी टेक्स्ट बुक कहलाए। अब सपोज कीजिए आपको कोई एपी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो एपी पढ़ाने का सबसे आसान तरीका तो हो सकता है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे आए और लिख दे 2 4 6 8 10 ये एपी के नंबर हैं और इनमें कॉमन डिफरेंस 2 है। ये बहुत ही मैकेनिकल सा तरीका हो गया कि आपको कुछ नंबर्स लिख दिए और बोल दिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फॉर्मूला बता दिया और फिर कुछ क्वेश्चंस करा दिए। एक और अलग तरीका हो सकता है कि टीचर आपको थोड़ा कंटेक्स्ट सेट करे, आपकी डेली लाइफ से रिलेट करे और आपको एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाए। सपोज कीजिए आपका टीचर आपको समझाता है कि वो बाजार में गए और उन्होंने कुछ ऑरेंजेस खरीदने के लिए एक संतरे की दुकान पे गए, और उन्होंने देखा कि जो पहला आदमी दुकान पे आया उसने एक ऑरेंज खरीदा, फिर जो दूसरा आदमी दुकान पे आया उसने 3 ऑरेंजेस खरीदे, फिर तीसरा आदमी आया उसने 5 ऑरेंजेस खरीदे, ऐसे ही फिर अगला आदमी आया उसने 7 ऑरेंजेस खरीदे। ऐसे करके वो देखते जा रहे थे कि जो भी आदमी आ रहा था वो पहले से 2 संतरे ज्यादा खरीद के जा रहा था। तो टीचर इस कंटेक्स्ट में आपको सेट कर सकता है कि कैसे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न को हम एपी कहते हैं, जिनमें दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, बेसिकली आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझाया है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो आपकी डेली लाइफ से रिलेट होता है, क्योंकि आप संतरे खाते हैं, संतरे लेने जाते हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि टीचर आपको समझाना क्या चाह रहा है। तो अच्छे मैथमेटिक्स बुक में ऐसे ही एग्जाम्पल होने चाहिए जो कि आपको आपके कॉन्टेक्स्ट में ले जाकर समझाएं, ना कि सीधा कुछ भी एक्सप्लेन कर दें जो आप जिससे आप रिलेट ना कर पाए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक के अच्छे होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए
जो आपको एक्सप्लोर और क्रिएटिव थिंकिंग करने पे मोटिवेट करें, और दूसरा उसमें आपको जो भी टीचिंग करवाई जाए वो एक कॉन्टेक्स्ट में करवाई जाए ताकि आप उससे अपनी डेली लाइफ को रिलेट कर पाए। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है। अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कंटेन्स अ लॉट ऑफ, कि एक अच्छी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में क्या क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन बिल्कुल सही है, मैंने आपको यही बताया है अभी कि अच्छी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए ताकि बच्चे उन क्वेश्चंस के थ्रू मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करें और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को भी प्रमोट करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following is an important characteristic of a good mathematics textbook at a primary level? कि छोटी क्लासेस में एक टेक्स्ट बुक के अच्छे होने के लिए इनमें से कौन सी चीज जरूरी है? इट मस्ट बी थिक एंड लार्ज, गलत है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का लार्ज होने से कुछ नहीं होने वाला है, उससे बच्चे डरेंगे ही, पढ़ेंगे नहीं, तो ये गलत है। कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू कॉन्टेक्स्ट, कि कंसेप्ट को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि आप उस कंसेप्ट से अपनी डेली लाइफ को रिलेट कर पाए। ये बिल्कुल सही है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अच्छी टेक्स्ट बुक वही है जो आपको आपके कॉन्टेक्स्ट में ले जाकर चीजों को समझाए। चलिए अब हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। हमने ये तो पढ़ लिया कि मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि टेक्स्ट बुक के अच्छे होने के पीछे क्या क्या रीजन होते हैं। अब जो मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, मतलब उसकी क्या स्टेजेस है। बेसिकली उसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली तो है एवरीडे लैंग्वेज, दूसरी है मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज, तीसरी है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और चौथी है सिंबॉलिक। हम इन चारों स्टेजेस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप इन स्टेजेस को अच्छे से समझ जाएं। एवरीडे लैंग्वेज का क्या मतलब है? एवरीडे लैंग्वेज का मतलब है कि जो भी लैंग्वेज हम अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप 2 अंडे लाए तो आप ये लैंग्वेज सीख जाएंगे 2 eggs। अगर आप 2 किलो आलू लाए तो आप ये लैंग्वेज सीख जाएंगे 2 किलो पोटैटो। तो एवरीडे लैंग्वेज मींस आपकी कॉमन लैंग्वेज जो आप घर में यूज कर रहे हैं। अब हम अगली स्टेजेस में पढ़ेंगे कि एवरीडे लैंग्वेज कैसे आपके मैथ से और मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेट करती है। अब मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज, कि जब हमने एवरीडे लैंग्वेज सीख ली तब हमें उस लैंग्वेज को यूज करके जो हमारी सिचुएशन है उसको मैथमेटाइज करना आना चाहिए, कि हमारी सिचुएशन को मैथमेटिक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अब सपोज कीजिए आपकी सिचुएशन ये है कि आपको स्टेटमेंट दी गई है कि राम ने 2 किलो आलू लिए जबकि श्याम ने 5 किलो आलू लिए, सेम मार्केट से और सेम दिन पर। अब इस स्टेटमेंट को आप मैथमेटिक्स की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी एक सिचुएशन हो गई। अब इसकी मैथमेटाइजेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, ठीक है, हम ये सब करते हैं कि राम इक्वल टू 2 किलो पोटैटो, श्याम इक्वल टू 5 किलो पोटैटो, के राम ने 2 किलो पोटैटो खरीदे और श्याम ने 5 किलो पोटैटोस खरीदे। अब वैसे ये इंग्लिश की टर्म्स में गलत होगा कि राम 2 किलो पोटैटोस की इक्वल तो नहीं है, लेकिन वाकई में हम कहना क्या चाह रहे हैं कि राम ने 2 किलो पोटैटो खरीदे। तो इसका कॉन्टेक्स्ट इससे रिलेटेड है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटाइज कर दिया है, ठीक है, और यही मैथमेटाइजेशन बच्चा सेकंड स्टेज में सीखता है कि हम किसी भी सिचुएशन को मैथमेटिक्स की टर्म में कैसे लिख सकते हैं। थर्ड स्टेज है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बारी आती है तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हमें बहुत सारी टर्म्स को सीखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, जैसे कि सम, टोटल, इंक्रीज, डिक्रीज, माइनस, प्लस, टोटल। तो ये सारी टर्म्स के बारे में हमें जानना पड़ता है, तभी जाके हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैंग्वेज के बारे में जान सकते हैं और उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, हम उसको कैसे सीखते हैं। अब सपोज कीजिए वही प्रॉब्लम है कि राम ने 2 किलो आलू खरीदे और श्याम ने 5 किलो आलू खरीदे, और प्रॉब्लम ये है कि हाउ मच लेसर फॉर राम, कि राम ने श्याम से कितने आलू कम खरीदे। अब ये तो आपकी प्रॉब्लम हो गई, ये आपकी सिचुएशन हो गई। अब ये प्रॉब्लम से आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? बेसिकली यहां पे आपको यह जानना पड़ेगा कि आपको माइनस करना है
श्याम ने जितने आलू खरीदे उसमें से राम ने जितने आलू खरीदे, आप उसमें से जब वो माइनस कर देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि राम ने कितने आलू कम खरीदे। ठीक है, तो एवरीडे लैंग्वेज में आप रोजमर्रा की लैंग्वेज को सीखते हैं। फिर मैथमेटाइजेशन में आप रिप्रेजेंटेशन सीख जाते हैं कि आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपने उस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि राम इक्वल टू 2 kg पोटैटोज, श्याम इक्वल टू 5 kg पोटैटोज। फिर थर्ड बारी आती है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैंग्वेज को आप कैसे समझते हैं। उसको समझने के लिए मैंने आपको बताया, आपको बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग होना चाहिए, पता होना चाहिए, जैसे कि इंक्रीज, डिक्रीज, माइनस, प्लस। ठीक है, और जब वो आप समझ जाएंगे तो आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैंग्वेज को भी समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने इस केस में दिखाया, अगर आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैंग्वेज को समझ गए हैं तो आप इसमें ये पता लगा लेंगे कि आपको आंसर ढूंढने के लिए माइनस करना है कि राम ने शाम से कितने आलू कम लिए हैं। फिर चौथी स्टेज है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है कि बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि ऑपरेटर्स का, ठीक है, और बहुत सारे सिंबल्स जो कि मैथ्स में भी यूज किए जाते हैं उनको यूज किया जाता है, और बच्चे को कोई भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी समझने लगता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि राम और श्याम ने मार्केट से कुछ आलू खरीदे, राम ने 2 किलो खरीदे, श्याम ने 5 किलो खरीदे, और क्वेश्चन है कि फाइंड द सिग्मा ऑफ द पोटैटोज बॉट, मतलब सिग्मा मतलब के सम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंबल यूज कर दिया जाएगा और आप उस सिंबल को समझने लग जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि सिंबल का मीनिंग क्या है और आपको क्या करना है। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर नाउ कि मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं। एवरीडे लैंग्वेज, मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज, तीसरी है हमारी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और चौथी है सिंबॉलिक, जो कि हमने इस स्लाइड में पढ़ी है, जिसमें हम सिंबल्स के बारे में भी समझने लगते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में आया है। 4 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम इन ऑर्डर आर, कि मैथमेटिक्स क्लासरूम में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं उनका ऑर्डर क्या है। पहली ऑप्शन है एवरीडे लैंग्वेज, मैथमेटाइज्ड सिचुएशन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हम इन 4 स्टेजेस में इसी ऑर्डर में जाते हैं। एवरीडे लैंग्वेज से मैथमेटाइज सिचुएशन लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है नेक्स्ट ईयर में, जहां पे सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है कि प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इन क्लासरूम कैन बी एनहांस्ड बाय प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि मैथमेटिक लैंग्वेज में हम प्रोफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, किस सीक्वेंस में बच्चों के आगे उनकी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। तो इसका भी सेम ही आंसर है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में अगेन सेम ऑर्डर दिया हुआ है जो कि वैलिड ऑर्डर है। एवरीडे लैंग्वेज, मैथमेटाइज सिचुएशन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये क्वेश्चन डालने का मेरा रीजन यही था कि आप ये जान पाएं कि बहुत सारे क्वेश्चन साल ब साल रिपीट होते हैं, और इसीलिए हम सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को इन वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करके कॉन्फिडेंस आए और आप ये जान पाएं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करना कितना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज की जब लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को यूज करके कम्युनिकेशन होती है। आप शायद इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ठीक है, तमिल, आप किसी भी लैंग्वेज को यूज करके जब कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन का जो सबसे बेसिक आइडिया होता है वो ये होता है कि कम्युनिकेशन में आपको अपने आइडिया को ऐसे एक्सप्रेस करना होता है ताकि दूसरे लोग अंडरस्टैंड कर सकें। अब सपोज कीजिए ये भाई साहब कुछ ऐसा बोलते हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे, तो कम्युनिकेशन पूरी ही नहीं होगी। ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए कम्युनिकेशन हमेशा ऐसी की जानी चाहिए कि आप अपने आइडियाज को इस तरह से एक्सप्रेस करें ताकि बाकी लोग आपके आइडियाज को समझ पाएं। अब मैथमेटिक्स में भी कम्युनिकेशन कुछ इसी तरह की होनी चाहिए कि आपको सिंपल टर्म्स में मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को यूज करके कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि बाकी लोग समझ पाए। अब सपोज कीजिए एक बंदा है, वो ये कह रहा है कि 1 2 4 6 8 एंड इट नेवर एंड्स, कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन। अब आप कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इससे ठीक है शायद किसी को समझ आ जाए, पर ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जो है उसकी टर्म्स में स्टेटमेंट नहीं है, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होगी, 1 2 4 6 8 टिल
इंफिनिटी, के 1 2 4 6 8 इस तरह से चलता चलता इंफिनिटी तक जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना समझना आसान है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में की गई है और कोई भी आदमी जो मैथमेटिक्स का बेसिक जानता होगा इस कम्युनिकेशन को समझ लेगा, जबकि इस कम्युनिकेशन को समझने में शायद उसको दिक्कत आए। तो ये कम्युनिकेशन गलत है। ठीक है, तो यहां पे आप अगेन देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हो और आप अपने आइडियाज को इस तरह से एक्सप्रेस करें ताकि बाकी आपके आइडियाज को समझ पाए। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कुछ और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। वो है कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है: एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी। एक्यूरेसी का मतलब है करेक्टनेस, क्योंकि अगर आपने कहीं भी छोटी सी गलती कर दी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप शायद एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पर वो गलत है, इसका मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमेशा एक से ज्यादा तरीके होते हैं। तीसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि ओवर द पीरियड आप डिफरेंट तरीकों को यूज कर करके इतनी जजमेंट बना लें, इतना ज्ञान पा लें कि आपको यह पता लग जाए कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे स्मार्टेस्ट तरीका क्या है, जिससे आपकी बहुत ज्यादा आउटपुट आए, एक एफिशिएंसी आए। चलिए अब दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पास्ट ईयर्स में आए हैं और इसके बाद हम इस लेसन को एंड कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स क्लास रेफर्स टू डेवलपिंग एबिलिटी टू। कि मैथमेटिक्स की क्लास में कम्युनिकेशन किस चीज को रेफर करती है, मैथ्स की किस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए रेफर करती है? पहला है ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग। कि हम कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करें, कंसोलिडेट करें और एक्सप्रेस करें मैथमेटिकल थिंकिंग के वे में, ताकि बाकी लोग हमारे आइडियाज को समझ पाए। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी ये समझाया था कि कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स refers to ability to express ideas so that others can understand। तो ये क्लियरली इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कि कम्युनिकेशन का मैथमेटिक्स में मतलब यही है कि हम अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करें और एक्सप्रेस करें मैथमेटिकल वे में ताकि बाकी लोग उनको समझ पाए। तो इसका आंसर अगेन ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Procedural fluency in mathematics implies knowledge of rules, formula and algorithms and implementing them with accuracy and flexibility and efficiency। Flexibility in mathematics refers to कि जो procedural fluency है mathematics में imply करती है knowledge of rules, formula, algorithms। ठीक है, और इन रूल्स फार्मूला और एल्गोरिदम्स को हम एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी से इंप्लीमेंट करें, इसी को हम प्रोसीजरल फ्लुएंसी कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन रूल्स फॉर्मूलाज और एल्गोरिदम्स को फ्लेक्सिबिलिटी से इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको समझाया था कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की पेशेंस रखें, सॉल्व करने का मादा रखें। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं वो कहां पे ऑप्शन सही बैठता है। एबिलिटी टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सेम टॉपिक, नहीं, ये गलत है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री विद द सेम एफिशिएंसी, ये भी गलत है। एबिलिटी टू सॉल्व अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग मोर देन वन अप्रोच, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर यही है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट अप्रोचेस यानी कि डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की एबिलिटी रखें, उसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए गाइस, थैंक यू।